नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। क्या आपने कभी किसी विदेशी नेता को भारत आकर अपने देश की बुराई करते सुना है? पूरी दुनिया में सियासी दलों के बीच टकराव होता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन शायद ही कभी कोई नेता अपने देश के सियासी मसलों पर विदेश जाकर बात करता होगा। विरोधी पार्टियों नेताओं पर शायद ही कभी निशाना साधता होगा, लेकिन राहुल गांधी कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी ब्रिटेन जाकर हिंदुस्तान के आंतरिक मसलों पर बात करने से नहीं चूकते। और एक बार फिर से विदेश में उनकी बातें कही गई जो कि देश में सियासी संग्राम का सबब बन चुकी हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में आखिर क्यों कह दिया कि हमारे देश का सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है? आखिर उन्होंने क्यों कहा, मैं बतौर नेता ऐसे देश में रहना पसंद नहीं करता? राहुल गांधी ने अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों कहा कि भारत में सिख पगड़ी पहन सके, कड़े को धारण कर सके, और इसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या भारत में सिखों की पगड़ी उनको नहीं पहनने देने की इजाजत है? क्या अरदास पर रोक लगाई जाती है? राहुल गांधी ने अमेरिका के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में ये तमाम बातें कही। हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, हमारे देश की जांच एजेंसी ईमानदारी से काम नहीं करती, हमारे देश में ओबीसी, दलितों और आदिवासियों का हक मारा जाता है। राहुल सवाल पूछ रहे हैं कि एपेक्स बॉडीज के ऊंचे पद पर पिछड़ों की भागीदारी क्यों नहीं है? राहुल गांधी मौजूदा सरकार पर अगर एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों पर भी उठती हैं, क्योंकि पिछड़ों की जैसी भागीदारी आज है, कमोबेश वैसी ही पिछली सरकारों में थी। अमेरिका में राहुल ने जो बयान दिया उस पर देश में सियासी घमासान मचा है, वार पलटवार हो रहा है और बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया है। आज दहाड़ में इसी पर करने वाले हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने क्या किया, बीजेपी कैसे कर रही है काउंटर अटैक, एक बार वो सुनिएगा। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. The Election Commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Out of the top 200 businesses in India, right, there's almost no ownership of 90% of the population. I can tell you that in the highest courts of the country, there's almost no participation of 90% of India. As a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। जो इन्होंने ये किया स्टेटमेंट वहां पे किया द सिख्स हैव डिफिकल्ट। एक बार शायद इसी मंच से मैंने पूछा था कि फंडामेंटल राइट चैप्टर में कितने आर्टिकल्स हैं, इसको राहुल गांधी जी देश को ज्ञान देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अलग विषय। अब संविधान को बचाने की दुहाई और दावा करने वाले राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे जब स्थितियां बनेगी। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। When the conditions so warrant of fairness, we will scrap reservation.
उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया। द प्रिजुडिस अगेंस्ट रिजर्वेशन which Rahul Gandhi has in abundance got reflected in America. और आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। आपको मालूम होगा कि नेहरू जी की चिट्ठी हम लोगों ने कई बार आप लोगों को बताई है, जहां उन्होंने मुख्यमंत्रियों को कहा कि आरक्षण मेरिट को खत्म नहीं करना चाहिए। तो वार पलटवार के बीच बीजेपी की तरफ से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी। रविशंकर प्रसाद को इस वक्त आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं और सवालों का जिक्र कर देती हूं, फिर उसके बाद चर्चा का रुख करेंगे। आज की दहाड़ में जो सवाल रहेंगे, सबसे पहला सवाल यही है कि जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए विदेशी धरती पर रहते हुए, वो सत्यता की कसौटी पर कितने खरे हैं? देश के आंतरिक मसलों की चर्चा आखिर विदेशों में क्यों करते हैं राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी ने देश की छवि को ठेस पहुंचाई है इस तरीके के बयानों के साथ? क्या अमेरिका में भी सियासत करने पहुंचे हैं राहुल गांधी? और क्या मोदी की हैट्रिक से राहुल को तकलीफ है, या फिर जैसा बीजेपी कह रही है कि ये चुनाव में हार की हताशा है जो बार बार राहुल गांधी दिखाते हैं? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी अब से थोड़ी देर बाद जुड़ जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हरनाम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विवेक सिंह हैं, संघ विचारक हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विपिन शर्मा जी स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राहुल लाल जी भी आज चर्चा का हिस्सा हैं। जैसे ही शिवम त्यागी जुड़ेंगे फौरन मुझे अपडेट किया जाए। उससे पहले हरनाम सिंह आपके पास आती हूं। विदेशी धरती पर इतना खतरनाक नैरेटिव सेट करने की कोशिश बार बार क्यों करते हैं राहुल गांधी, जो कि देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है? या फिर राहुल गांधी को ऐसा करने में अब मजा आने लगा है? देखिए, जहां तक आप इंटरनेट के दौर में जब आप यूट्यूब पर तमाम नेता अपने भाषण डालते हैं या चैनल्स जो आपके वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं, उस वक्त जब माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब बात करते हैं मुझे की, एक धर्म की, या कपड़े से पहचानने की, या आपके मटन की, चिकन की, बीफ की, तब भी पूरा विदेश देखता है। और जो इस देश की संरचना जब आजादी के बाद हम हमारे जो महापुरुषों ने की, जिन्होंने इस देश के लिए शहादतें दी, जो इस देश को बनाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जब वो विदेशों की धरती पर जाकर उनके बारे में बोलते थे, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से देशद्रोह की सीमा में था। आज अगर अपने देश की बात अपने ही वहां एनआरआई लोग हैं और भी जो लोग हैं उस पर अगर रखी जाती है कि किस तरीके से मेरे देश में आज अगर अकलियत है या माइनॉरिटीज है, उनके साथ अगर आज व्यवहार में हो रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में क्या देश संविधान से चल रहा है क्या? अगर कोई कानूनन कोई जुर्म भी करता है, तब तक उसका इस देश में जुडिशियल प्रोसेस में प्रूव नहीं होता। आप उसके घर पर, क्योंकि एक विशेष समुदाय से आप उसके घर पर, उसके बच्चों का क्या कसूर है, उसकी बीवी का क्या कसूर है, उसके बूढ़े माँ बापों का, उसका घर तोड़ देते हैं इलीगल अनऑथराइज कह के। उस दिन तक वो इलीगल अनऑथराइज नहीं था जिस दिन तक ये कुछ नहीं था। जिस दिन उसका कोई अगर इस तरीके की कांड हो जाता है एफआईआर, तो आप उसका घर तक तोड़ देते हैं। माइनॉरिटीज के साथ कितना दुराचार अत्याचार हो रहा है, इस बात को अगर रखना, जातिगत जनगणना की बात करना कि देश में कितने लोग कितनी संख्या में हैं और उन तक कैसे योजना बनाई जाए, इसमें कौन से देशद्रोह की बात है? मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर जाकर इस वक्त देश में विदेशों में भी डायलॉग कर रहे हैं अगर राहुल गांधी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का प्रोग्राम है, तो इसमें कौन सी बुराई है? और वो वहां पर यही तो बात रख रहे हैं कि हमारे देश में या किसी भी देश में जहां वहां पर कमजोर लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो उनकी लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। और आपके हिसाब से राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वो सारे के सारे फैक्ट्स कोट किए हैं उन्होंने। मतलब विदेशी धरती पर मौजूद रहते हुए वो ये कहें कि हमारे देश में होने वाले चुनाव कॉम्प्रोमाइज हैं। ये वही चुनाव है जब 2014 में आपके हाथों में पूरा का पूरा सिस्टम था चुनाव आयोग से लेके, जो कि सबसे बुरी हार आपने जिस दौर में देखी 2014, जब सारा का सारा सिस्टम आपके हाथ में था। उससे पहले फिर उसके बाद आप 2024 की बात कर लीजिए, 99 सीटों पर आप आकर बहुत खुश हैं। ये भी इसी इलेक्शन के बीच में हुए जब सब राहुल गांधी को लगता है कि सब कुछ कॉम्प्रोमाइज है। फिर सिखों की बात करने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं ऐसा देश देखना चाहता हूं जहां पर पग पहन सके, पगड़ी पहन सके, सिख हाथ में कड़ा पहन सके। जरा बता दीजिए साहब, कौन सा ऐसा सिख है जिसको पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, जिसको अरदास करने पर रोक लगा दी जाती है? मतलब एक खतरनाक नैरेटिव सेट तो करते हैं राहुल गांधी बाहर जाकर, और आप लोग बैठकर उसको इस तरीके से जस्टिफाई भी करेंगे। देखिए ऐसा है, जहां तक आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो खुद जो इलेक्शन कमीशन है
उसने खुद कहा कि हमें वोट गिनती करने में इतने वोटों का डिफरेंस आ गया है। हाँ। ये हमने नहीं कहा है, ये खुद इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने बाद खुद कहा है। हरनाम जी, कि हमारे मैनिपुलेट वोटों की मत गिनती करिए, में यहाँ पर मैनिपुलेट मत करिए। और भी चुनाव आयोग ने बहुत कुछ कहा है, चुनाव आयोग ने बहुत शायरियां पढ़ी हैं विपक्ष के लिए, वो भी बता दीजिए जरा क्या कहा है चुनाव आयोग ने। और मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, यही सिस्टम है जिसमें आप 99 सीटों तक पहुंचते हैं और आप कहते हैं ये कॉम्प्रोमाइज है। तो कॉम्प्रोमाइज है तो आप 99 सीटों तक कैसे पहुंच गए? आपने भी कुछ किया क्या? चुनाव आयोग तक पहुंचाया क्या कुछ आपने कंट्रोल किया चुनाव आयोग को? 2014 में आपको सबसे बुरी हार मिली, तब उसके पास कौन सी पार्टी थी जिसके पास ये सिस्टम अंडर कंट्रोल था? बीजेपी के पास था क्या? देखिए, आज देश की जनता में इस तरीके का जो एंगर है कि देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो एक चुनाव आयोग ही नहीं, चुनाव आयोग के अलावा चाहे ईडी का दुरुपयोग हो, चाहे सीबीआई का दुरुपयोग हो, चाहे इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो, चाहे सत्ता पक्ष को दिखाने का प्रयोग हो, तो इन सब बातों को देश की जनता आप समझ रही है, देश की जनता परिपक्व हो रही है, वो समझती है कि देश में इस वक्त किस ठीक है। हालातों में है। देश की जनता को परिपक्व कराने के लिए विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी देश को बदनाम करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, देश की व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलने की बात करते हैं, और आप देश की जनता को जागरूक विदेशी धरती पर बैठकर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मुझे जल्दी से शिवम त्यागी को प्लीज कनेक्ट करवाइएगा, बीजेपी का पक्ष मुझे जानना इस मामले में जरूरी है। लेकिन उससे पहले विपिन शर्मा आपके पास आती हूं, या विवेक जी से पहले एक प्रतिक्रिया मुझे लेने दीजिए, क्योंकि विवेक जी, आरएसएस को लेकर भी कहा गया है राहुल गांधी द्वारा विदेशी धरती पर, और जब भी राहुल गांधी हमलावर होते हैं बीजेपी और आरएसएस ये कहते हैं कि आरएसएस इस देश की व्यवस्था को समझता ही नहीं है, आरएसएस इस पूरे देश को एक मानता ही नहीं है, आरएसएस इस देश को तोड़ने का काम करता है। और आरएसएस के साथ राहुल गांधी की कितनी बड़ी दिल लगी है ये मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, विवेक सिंह जी। देखिए पूर्णिमा जी नमस्कार। देखिए अभी बात आएगी ना कांग्रेस, देखिए वो मेन मुद्दा ये है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को वास्तविकता यह है कि उनको जो है न तो रिजर्वेशन के बारे में, न तो धर्म के बारे में, और न ही भारत के बारे में उनको पूर्ण जानकारी है। और अगर आप अल्पसंख्यक ज्ञान को लेके जाएंगे तो आपकी फजीहत जो है होनी चाहिए। देखिए अगर आप देखिए तो नेहरू जी थे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी थे, राजीव गांधी थी, और एक तरीके से रिमोट कंट्रोल से सोनिया गांधी जी सरकार चला रही थी। उसमें जो है राहुल गांधी इतने पावरफुल थे कि कोई भी जो है पर्चा उखाड़ सकते थे संसद के अंदर। तो अगर आपकी सरकार थी तो आपने उसमें कास्ट सेंसस को लेकर, आरक्षण को लेकर आपने क्या किया, ओबीसी के बारे में आपने क्या किया, उनके जो है उसको अभी संवैधानिक दर्जा दिया नहीं। एक मुद्दा ये है। दूसरी बात, अगर आप पूरा झूठ बोलेंगे, और ये 2001 से जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो विश्व जो है उगल के आते हैं। आपको क्या जरूरत है बाहर जाके देश की बदनामी करने की? जब अगर आप तथ्य पे बात करें तब भी ठीक है, आप जो है बिना तथ्य के बात करें। और जो आपने कहा कि आरएसएस भारत को नहीं समझती है, तो क्या राहुल गांधी भारत को समझते हैं? जो कि अगर आप देखिए तो राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों की यही समस्या को भारत नहीं समझते हैं। जो 1925 से जो ऑर्गेनाइजेशन समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए और सभी जातियों के लिए जो काम कर रहा है, इसका उत्थान, जिसका कि मानना है कि सबका उत्थान हो, सभी धर्मों में भाईचारा रहे, उस भाव को लेकर चल रही है। उसको आप करें, उसको जो है पता ही नहीं है कि जो है देश क्या है, देश के इतिहास क्या है, देश का धर्म क्या है। देखिए मुश्किल यह है ना कि जब आपके पास जानकारी ना हो, जब अभाव ना हो, और एक बार आपको लगता है कि आप जो है आपका जो है चल गया, जो आप नैरेटिव जो आपने सेट किया था जो आरक्षण को लेके, देखिए हर बार नहीं चलता है। और एक बहुत मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि अगर आप कह रहे हो कि देश में निष्पक्षता नहीं है, देश में जो है जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष नहीं होते हैं, तो क्या निष्पक्षता के लिए जो है इमरजेंसी लगाना पड़ता है? क्या निष्पक्षता के लिए आप जो है बोल के भाग जाते हो? देखिए बोलना और भागना ठीक नहीं है। लगातार राहुल गांधी कुछ न कुछ विवाद बयान देते हैं, भाग जाते हैं। उनको बताना चाहिए ना, अगर निष्पक्ष नहीं है तो निष्पक्ष कैसे नहीं है? और कांग्रेस के समय में जो भी होता था क्या सब निष्पक्ष था? लगातार चुनाव में जो है गड़बड़ी होती थी, उसको आप क्या कहेंगे? अगर आपको पता नहीं, क्योंकि आपको अपने 70 साल के इतिहास का ज्ञान नहीं है, आपको भारत का ज्ञान नहीं है, आपको यहाँ के धर्म और परंपरा का ज्ञान नहीं है, रीति रिवाज। लेकिन अब तो कांग्रेस मानती है कि राहुल गांधी बहुत परिपक्व हो चुके हैं, और खासतौर से उनकी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा ने तो उन्हें बहुत परिपक्व और जमीन से जुड़ा हुआ बता दिया है। हरनाम सिंह जी 20 सेकंड में जरा अगर आप जवाब दे पाए, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगे। देखिए, मैं निष्पक्षता की जहां तक बात है, आपने देखा जिस वक्त चलते चुनाव के दौर में, जब देश का आम चुनाव चल रहा है, देश की सबसे प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी के ऊपर इनकम टैक्स
25 साल पुराना कोई इनकम टैक्स का मामला लेकर उनके अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, तो इसमें निष्पक्षता मानी जाएगी। अभी लेटेस्ट हमने उदाहरण देखा, चुनाव आयोग ने तिथि डिक्लेयर कर दी है जम्मू कश्मीर और हरियाणा की, केवल भारतीय जनता पार्टी का एक लेटर चला जाता है, उस पर डेट चेंज कर दी जाती है, चुनाव 4 दिन आगे खिसका दिया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कमजोर पड़ रही है, तो उनको 4 दिन और दे दिए जाएंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करा गया है ईडी और सीबीआई के द्वारा, चलते चुनाव में 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, पॉइंट टेकन। जरा पार्टी से ऊपर उठिए सर, जब देश की बात होती है तो थोड़ा पार्टी से ऊपर उठना पड़ता है, लेकिन राहुल गांधी लगता है पार्टी से ऊपर उठ नहीं पा रहे, ना देश की धरती पर जहां चलता है ना विदेशी धरती पर। विपिन जी आपके पास आती हूं, फिर राहुल लाल जी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। ये जो बातें अभी विपिन जी जितनी हो रही हैं, राहुल गांधी की तरफ से जितनी बातें की गई, मैं सीधा सीधा ये समझना चाहती हूं कि देश के जो आंतरिक मसले हैं उसकी विदेशी धरती पर राहुल गांधी चर्चा क्यों करते हैं, हर बार इस तरीके की चर्चा करते हैं, देश के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों करते हैं। और जब राहुल गांधी सिखों की बात करते हैं तो 1984 भूल गए क्या? 1984 उनको याद दिलाना पड़ेगा। मनमोहन सिंह को माफी मांगनी पड़ी ये कहते हुए कि 84 में जो कुछ हुआ हमें शर्म आती है उस पर। पूर्णिमा जी, पत्रकार होने से पहले देश का नागरिक तो मैं हुई हूं, लेकिन बड़ा फख्र महसूस होता है मुझे कि मैं एक फौजी परिवार से आता हूं, फौजी का बेटा हूं, मेरे बाबा फौजी, भाई फौजी। तो और साथ साथ देखिए, बड़े दुख की बात है कि 1984 में एक तो दंगाई थे जिन्होंने दंगे फसाद करे दिल्ली में, और एक थे जो सेवियर बन के उभरे, उनमें से एक मेरे पिताजी थे और उन्होंने जान मान बचाई। और ये बड़ा मुझे नाज होता है कि मेरे परिवार से किसी ने करा। मैं कोई गुणगान करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन यहां पर बात समझनी पड़ेगी, आपको संवेदना दिखानी चाहिए। कुछ सेंसिटिव मुद्दे होते हैं और आप यहां पर क्या डिविसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि बांटने का काम कर रहे हैं। यहां पर मकसद यह होना चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि, आप सरकार की खामियां उजागर करें, समझ आता है, लेकिन विदेशी भूमि में जाकर आप यहां पर ये इस तरह की बातें करें और यहां पर आप बांटने का काम करें, मुझे लगता है कि ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है और बहुत ही ज्यादा इससे गलत संदेश जाएगा। और ये भूलना नहीं चाहिए, ये वही महान मुल्क है जिसपे हमें नाज है, जहां पर फूलवालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। और यहां पर योगमाया मंदिर है दिल्ली में, मेहरौली में, वहां पर वो झंडा लगा हुआ है कि जो आपस में एकता का प्रतीक है। तो यहां पर अभी मकसद यह होना चाहिए कि कैसे हिंदुस्तान, देखिए एक बात तो तय है कि जो विदेशी ताकतें वो रात दिन लगी हुई हैं, उनको पता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, जिसका श्रेय सरकार की नीतियों के साथ साथ ज्यादा मैं बोलूंगा देशवासियों को जाता है। देशवासी अपना जो परिश्रम कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, आज फलस्वरूप कि हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 5वें स्थान पे आया है। और सबसे बड़ी बात है कि सबने ठान लिया है कि हम उस दौर को दोबारा लेके आएंगे जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात जो गौरतलब है, जहां पर ध्यान जाना चाहिए कि यहां पर किसी भी तरह का फेक नैरेटिव, उसका फायदा किसको मिलेगा। एक तरफ ये क्या याद दिलाने की आवश्यकता है कि जब आप बोलते हैं कि हिंदुस्तान में भी वही हालात बन जाएंगे जो बांग्लादेश का है, एक तरफ तो लोकतंत्र के मंदिर में हम लोग संविधान की किताब लेके जाते हैं, वहां पर बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, हम लोग संविधान की सम्मान करते हैं, तो वहां पर ये दोहरे मापदंड क्यों, अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि जब चुनी हुई सरकार को ये कैसा ट्रेंड हुआ, यहां तो आके आपको विरोध करना चाहिए। अगर कोई भी, चाहे कांग्रेस का नेता चाहे विपक्ष का नेता, कोई बोलता है कि हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश वाले हालात बन जाएंगे, तो वहां पर तो एक स्वर में स्वर मिलाकर एक मंच पे खड़े होकर उसका आपको खंडन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए कि ये कभी हम मुमकिन होने नहीं देंगे। हमें अपने देश पे नाज है और यहां पर हमने देश को आगे ले जाना है। और भूलना नहीं चाहिए कि दुश्मन नंबर 1 चीन है, दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है। और रही बात अमेरिका की, अमेरिका का तो स्टैंड ही विचित्र रहा है कि वहां पर अभी उनको खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। बस एक मैं संक्षेप में बात बोलूंगा, अगर हम लोग अच्छी धारणा बनाए, परसेप्शन, बिकॉज परसेप्शन मैटर्स, माहौल, तो वहां पर वो दिन भी दूर नहीं, क्योंकि हम अमूमन बात करते हैं ब्रेक्जिट की, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना, लेकिन ये दौर है चेक्सिट का कि जब बड़े बड़े मुल्क जो जिनके व्यापारिक नाते हैं चीन के साथ, वो उनके साथ निकलेंगे और संकेत मिलने शुरू हुए हैं
कि बशर्ते हम अच्छा माहौल बनाएं और जिसका फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा। इसी माहौल पर राहुल लाल जी, माहौल खूब बनाया राहुल गांधी ने पूरे चुनावों के दौरान, संविधान खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया क्या? न पिछले 10 सालों में खत्म हुआ, न अभी आपको संविधान खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देश की धरती पर क्या यह सियासत खेलने और खिलाने का मौका राहुल गांधी को कम मिलता है क्या? जो विदेशी धरती पर भी जाकर वो यही करते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हर बार जब जब जाते हैं तो देश के विरोध के स्वर उठने लगते हैं राहुल गांधी के मुंह से। पूर्णिमा जी, मैंने सबों को बहुत ध्यान से सुना है, तो मुझे उम्मीद है कि हमें भी सब लोग बड़ा ध्यान से सुन लेंगे। अब बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, राहुल गांधी आज के समय में भारत के, अगर मैं कह दूं कि सबसे दूरदर्शी नेता हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वाली स्थिति नहीं है। 4000 किलोमीटर की यात्रा करने वाले व्यक्ति को जो मन की बात बोलते नहीं है, लोगों की मन की बात सुनते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान में लगातार हम लोगों ने देखा कि वो दिन भर लाखों करोड़ों लोगों से मिलते थे और लास्ट में रात में जो संबोधन में 10-15 मिनट का चीजें वो बता देते थे कि आज दिन भर हमने क्या चीज लिखा है। डिसीजन मेकिंग की पॉलिसी एक तरह से होता है कि जनता से मिलकर, अभी भी आपने देखा उबर ड्राइवर से मिल रहे थे, तो उनके परिपक्वता पर सवाल खड़ा करने वाले सबसे पहले वो देखें कि वो राजनीति का विश्लेषण किस रूप में कर रहे हैं। नंबर 1। अब नंबर 2, विदेश की धरती पे इस प्रकार के बयान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मुझे लग रहा है कि विदेश की धरती के लिए राहुल गांधी के लिए अलग मापदंड नहीं होने चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मापदंड अलग नहीं होने चाहिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर विदेश की धरती पे, और एक बार नहीं, चाहे उन्होंने दक्षिण कोरिया में बोला, अमेरिका में बोला, ब्रिटेन में बोला, हर जगह उन्होंने बार बार बोला है कि ये पहले एक ऐसा लोगों को लगता था कि मैंने भारत में जन्म क्यों ले लिया, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती थी कि भारतीय नागरिक होना। क्या ये विदेश की धरती से भारत का डंका बजाने का काम करते थे? तो ये अगर ये चीजें प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब तो बड़ा है कि भारत का डंका बज रहा है। अगर राहुल गांधी हैं, क्या राहुल गांधी से ये उम्मीद कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में, अगर वो सरकार की चीजों में खामी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के खामियां गिनती करा रहे हैं विदेश में, तो राहुल गांधी अगर देश की खामी गिनती करा रहे हैं, तो इसमें 2 तरफा मापदंड क्यों है हम लोगों के? ये महत्वपूर्ण चीज। और जो उन्होंने चीजें बोली हैं, बार बार सवाल, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि 2014 के चुनाव तो हुए थे ना, कांग्रेस के समय में हुए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव थे, तभी कांग्रेस 44 पे सिमट गई। अगर वो उस चुनाव में कांग्रेस भेदभाव करने का प्रयास करती तो वो अपना संख्या बढ़ा सकती। तो अभी कितने पे रह जाना था इस बार के 2024 के चुनाव पे कांग्रेस? वोट फॉर डेमोक्रेसी नामक संस्था ने जो गिनती की, चलिए आपने डेमोक्रेसी, आपने कम से कम डेमोक्रेसी का जिक्र किया। मैं इसी बात से एक लाइन जल्दी से, ठीक है, फिर बीजेपी लगातार हम लोग देखते थे कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो इलेक्शन कमीशन पहले वोट प्रतिशत बताता था वो 1% होता था। इस बार सोचिए कि उड़ीसा जैसे राज्यों में, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अंतर 12 से 14% का अंतर बना है। तो इस सवाल तो पूछे जाएंगे लोकतंत्र में इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ शिवम त्यागी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शिवम, आपसे सवाल लेते हुए, क्योंकि अभी अभी इन्होंने डबल स्टैंडर्ड की बात की है राहुल लाल जी ने, राहुल गांधी भी दोहरे मापदंड की बात करते हैं, राहुल लाल जी भी इस डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, लेकिन क्या है मतलब विदेशी मीडिया में राहुल गांधी जाते हैं, बीजेपी आरएसएस के लिए सो कॉल्ड दुष्प्रचार करते हैं, ये ज्यादा बीजेपी के लिए टेंशन का विषय है, या आपके हिसाब से वो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, ये ज्यादा चिंता की बात? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहां पर कि राहुल लाल जी उम्र के 52वें 53वें 54वें पड़ाव पर आकर अगर आपको इस देश का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के लिए मोटरसाइकिल ठीक करने वाले के पास जाना पड़ रहा है, या जूते ठीक करने वाले के पास जाना पड़ रहा है, या फिर ट्रक वाले के पास जाना पड़ रहा है, तो माफ कीजिए, आप ऑलरेडी 30 साल 35 साल लेट हैं। शिवम त्यागी को आज भी जूते वाले की मनोस्थिति समझने के लिए उसके पास बैठने जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा तो उससे रोज दूसरे दिन का काम है ना भाई, जब से मैं 10 साल का हुआ हूं। अब उस आदमी को पिछले 30 साल से हिंदुस्तान के बारे में, ड्राइवरों के बारे में, जूते ठीक करने वालों के बारे में, मोटरसाइकिल चलाने वाले के बारे में पता ही नहीं है, तो अब हम क्या करें? यह दिखाता है कि वो आदमी सिल्वर स्पून पैदा है और वो नहीं समझते थे इस देश को। चलिए, आप आज कह रहे हैं कि वो आज समझ गए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो लाखों करोड़ों लोगों से मिलते थे भारत जोड़ो यात्रा में। अरे प्लीज, कम से कम झूठ भी तो ऐसा बोलो जो तार्किक लगे। अब मैं विषय पर आता हूं। एक चीज बहुत साफ है, नहीं रुकिएगा, नहीं रुक जाइए, अभी रुक जाइए, पहले उनकी बातों में प्लीज बीच में नहीं, बोलिए शिवम। दूसरा, जब आप विदेश जाते हैं तब वहां पर भाजपा और संघ नहीं है, भाजपा और संघ का कोई विषय भी नहीं है। पहली बात, आपने चाइना के विषय में जो चीज, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि हर चीज में इनको 2007 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इतना ट्रिगर क्यों कर जाता है कि जाते जाते भी हर जगह चाइना की तारीफ कर जाते हैं। चाइना के विषय में जितनी भी फैक्चुअल चीजें उन्होंने बोली वो सारी गलत है, फर्जी है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। चाइना के विषय में जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात उन्होंने, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात उन्होंने बोली, गलत।
उस पर जो डेटा दिया गलत। संस्कृति पे हिंदुस्तान में जो बोला उन्होंने, देवता भगवान नहीं होते, गलत। उस पर जो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने दिया, गलत। इसके अलावा जिस तरह की बात इंडिया अलायंस पर वो राहुल लाल जी रुक जाइए, रुक जाइए। पत्रकार उठकर उनकी बेइज्जती प्लीज बीच में नहीं, इंडिया अलायंस पर पत्रकार उनसे उठाकर उनकी बेइज्जती कर दे रहा है। उन्होंने बोला कि इंडिया इसका नाम है, पत्रकार ने बोला व्हाट ए स्टैंड्स फॉर, कहते अलायंस, कहते तो मैं भी तो वही कह रहा हूं। कृपया करके जब एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन हिंदुस्तान से बाहर जाए तो अपनी देश संस्कृति और इस तरह की चीजों का तो विशेष ध्यान रखें। मैं मानता हूं भाजपा से उनके बहुत ही विरोध हो सकते हैं, भाजपा उनको पसंद ना हो, संघ उनको पसंद ना हो, वो सब बात ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान संस्कृति हमारी सबकी साझी है। राहुल गांधी की भी वही संस्कृति है, लेकिन वो हिंदुत्व के बारे में जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो फैक्चुअल नहीं है भाई। जिस अमेरिका में प्रधानमंत्री जी को ज्ञान दे दीजिए ना, आप तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। शिवम जी प्लीज बीच में रुक जाइए ना। शिवम जी आपके बातों से सहमति जता रहा हूं मैं, प्लीज रुक जा। शिवम जी सहमति जता रहा हूं आपके बातों से। राहुल लाल जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिएगा का मतलब कितना समझ में आ जाता है आपको? कितना नहीं तो 20 सेकंड नहीं है ना सर, हेडलाइंस के लिए जाना है ना। ये उनका फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट है, उसको तो पूरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद काउंटर रखते रहिएगा ना, किसी ने मना थोड़ी किया है। बोलिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। चाइना की जब तक उन्होंने डेटा कैमोफ्लेज नहीं किया था, वहां का अनएम्प्लॉयमेंट दर यानी कि बेरोजगारी दर 17% थी। राहुल गांधी कहते हैं हमसे ज्यादा रोजगार है वहां पर। चलिए कैमोफ्लेज यानी कि डेटा को घालमेल करने के बाद की भी उस पर आ जाते हैं। 2022 में चाइना की बेरोजगारी दर थी 5%, हमारी थी 4.8%। 2023 में हमारी थी 4.2%, उनकी थी 4.7%। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो भारत की ग्रोथ 2023 में जो है वो 8.2% थी, चाइना की 5.2% और अमेरिका की तो 2.5% थी। अरे जिन देशों में बैठकर बात कर रहे हो हिंदुस्तान के बारे में, डेटा तो सही बोलो, झूठ मत बोलो। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट बोलो, लेकिन डेटा सही बोलो। चाइना पीछे है भाई। अब आ जाते हैं एक बार डेमोक्रेसी में। ड्यू रिसर्च सेंटर जो है उन्होंने एक रिसर्च की, प्लीज आप इसको रोक दीजिए ना। मैं नहीं बोला उनके बीच में, कोई लाभ ही नहीं है। शिवम जी मैं प्लीज रोक, आप बोलिएगा, आपको समय मिलेगा। राहुल लाल जी मैं मानता हूं आपको अपने, शिवम जी सुन तो लीजिए जरा सा। आप मेरे बात बोल लीजिए। राहुल गांधी का आप लोगों को राहुल है। राहुल लाल जी आप वैसे ही सुनना दूसरे को चाहते हैं जैसे कि आप उनको सुनते हैं। आप बीच बीच में नहीं राहुल लाल जी आपने उनको बात ही नहीं पूरी होने दी ना। अभी भी आप अपनी बात पूरी करके रहेंगे, भले ही राहुल गांधी की तरफ से दिया गया डेटा पूरा गलत हो, फिर भी आप उसको डिफेंसिव में उसके लिए खड़े रहेंगे। यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है ना। आप सीधी बातों का सीधा जवाब देंगे नहीं। कुल मिलाकर आपका एक मोटिव है मुझे राहुल गांधी को डिफेंस देना है, राहुल गांधी को मुझे डिफेंस देना है। आप मेरे एक फैक्चुअल सवाल का जवाब ठीक से नहीं देंगे राहुल गांधी, लेकिन आप उसको घुमाते जाएंगे। शिवम जी ने कहा कि राहुल गांधी के आंकड़े गलत हैं बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि भारत में बेरोजगारी की स्थिति नहीं है, वहां के आंकड़े गलत हैं चीन के। देखिए चीन की प्रशंसा नहीं की जा रही है, चीन को मुकाबला कैसे करना है चीन से, उसकी रणनीति राहुल गांधी बता रहे हैं। और भारत में बेरोजगारी की स्थिति को लेकर मैं बता रहा था कि यहाँ पे IIT जो बचपन से सबों का सपना होता है कि IIT में दाखिला करेंगे, काफी शानदार जो है कि प्रोफेशनल बनेंगे और करोड़ों के पैकेज उनको मिलते थे, वो IIT के प्रोफेशनल्स बेरोजगार हैं इस समय। 40,000 लोग परसेंटेज बेरोजगारी का इंडिया में, बेरोजगारी का प्रतिशत तो मैं यही तो कर रहा हूं। आप बताइए। यहाँ पर सरकार में मैनिपुलेटेड आंकड़े आ रहे हैं। चाइना ने मैनिपुलेट किया कि नहीं किया अपने बेरोजगारी के आंकड़े? मैंने कहा मैनिपुलेट किया, मैंने तो IIT के आंकड़े दिए। चाइना ने किया कि नहीं किया ये बताइए। चाइना उत्पादन काफी कर रहा है, वही तो कहा जा रहा है। बताइए कितना परसेंटेज है वहां पर बेरोजगारी, बताइए। अभी शिवम ने कहा था, शायद आपको याद होगा, बताइए। शिवम जी ने जो कहा मैंने तो सुनाई। मैं बता रही हूं कितने भारत में ये स्थिति कभी आई थी, मैंने भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा बताइए। आंकड़ा छोड़ दीजिए, सरकार छुपा रही है। पूर्णिमा जी मैं आंकड़े के कुछ दूसरे संख्या तक भी होते हैं। अभी कार डीलर एसोसिएशन के आंकड़े सुन लीजिए। भारत में जुलाई से आपसे बेरोजगारी का आंकड़ा बताइए ना, भारत में कितना है? भारत में बताइए कितना है बेरोजगारी का आंकड़ा? राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा ज्यादा बड़ा है चीन के कंपैरिजन में, कहा या नहीं कहा? बिल्कुल कहा। अब मैं ये पूछ रही हूँ भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा बताइए। देखिए आप अधिकृत आंकड़ा देखेंगे तब तो उससे तुलना नहीं हो सकती। कितना है बताइए ना। सुन तो लीजिए। अरे अधिकृत अनाधिकृत जो है आपके मन में बताइए मुझे। नहीं वो आंकड़े में तब तो फिर हम लोग आंकड़े में आगे बढ़ जाएंगे। तो आप तब से किस में घूम रहे हैं? आप तब से किस में घूम रहे हैं ये बताइए मेरे को। मैं आपसे आंकड़ा पूछ रही हूँ, आप आंकड़ा नहीं बता पाएंगे राहुल लाल जी। क्यों नहीं आंकड़ा इसीलिए फिर तो बताइए ना। फिर क्यों नहीं आंकड़ा बताइए ना, फिर बोलिए। बता तो रहे 3 सेकंड देती हूँ, 3 2 1 नहीं बता पाए।
नहीं बता पाया, 6% छोड़ देते चल रहा हैं। है ना, 6% चल रहा है। अब सरकार चीन के में अनुसार। बताइए कितना चल रहा है। चीन का तो उन्होंने 17% बताया, लेकिन अब मैं बता तो रहा हूं कि किसका वो- ज्यादा हुआ? लेस देन सुन ग्रेटर तो देन लीजिए, बताइए, नहीं, लेस नहीं, देन देखिए, ग्रेटर देन ज्यादा नहीं बताइए, हुआ, हम लेस कर देन रहे हैं, ग्रेटर दूसरे देन सेक्टर बताइए, कर लीजिए। लेस देन आपके ग्रेटर देन यहाँ पे बताइए, बेरोजगारी है नहीं। लेस देन ग्रेटर देन बताइए। आप हमें फिर एक- बेवजह की बात एक सर लाइन ऐसे सुनने मत के किया तैयार कीजिए ना हैं, राहुल लाल ऐसे जी, नहीं होता। डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स मत वो रखिए। नहीं, वो राहुल फैक्ट- गांधी का सरकार आंकड़ों को गलत ढंग से राहुल इंगित गांधी की करती है कॉपी मत भारत में। करिए। आप राहुल लाल हैं, राहुल लाल बनिए। नहीं, वो मैं राहुल गांधी, हूं, उनको इसलिए राहुल बता गांधी रहा हूं। रहने दीजिए, कुछ रहने संकेत दीजिए। नहीं, आप एक लाइन मेरी ले लीजिए। जल्दी। आईआईटी का आंकड़े मैंने दिए, दूसरे आंकड़े दे रहा हूं कि अब जुलाई आंकड़ों अगस्त में नहीं घुसेंगे सुन आप। लीजिए, सुन अब आप लीजिए। आंकड़ों में नहीं फंस जुलाई रहे अगस्त से लेकिन यहाँ के भारत कार में कितनी एसोसिएशन, बेरोजगारी कार दर है डीलर उसके आंकड़े में आप फंसना नहीं उनके चाहते। कार की विवेक बिक्री सिंह नहीं जी, है। जो विवेक मिडिल सिंह जी वर्ग क्या जो कह कार रहे थे? खरीदता था, उसकी बिक्री ठीक नहीं है, हो रही है। विवेक सिंह जी कार आपको उनके जोड़ना पड़े चाह रहे थे, हैं, जल्दी से सड़क जोड़िए। में पड़े जो है। विवेक सिंह जी, तो बताइए, लोगों के पास अगर बहुत रोजगार होता देखिए, तो कारों की देखिए। बिक्री होनी चाहिए थी। विवेक सिंह जी जल्दी से आपको जोड़ना चाह रहे थे सर, बोलिएगा। देखिए पूर्णिमा जी, मैं भी जो एजुकेटर्स की बात है। अगर आप आपका ऑडियो करेक्ट कराती हूँ विवेक जी, आपका ऑडियो करेक्ट करवाती हूँ जल्दी से। शिवम एक और जी। प्रतिक्रिया लेते हो, फिर विपिन जी आपके पास आऊंगी, हरनाम जी के पास भी जाऊंगी। शिवम, मैं ये समझना चाहती हूँ कि आज सिखों तक का जिक्र कर दिया राहुल गांधी ने। कल तो जो बातें कहीं तो कहीं उसका फैक्ट एनालिसिस हम पहले ही कल भी कर चुके हैं, लेकिन आज भी राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें की, सिखों का जिक्र किया। मैंने सवाल विपिन जी से पूछा कि फिर 84 में क्या हुआ था, जरा ये बता दीजिए ना। 84 के समय जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद दोषियों को सजा दिलाने तक का सिलसिला कब तक चला, किसकी सरकार में हुआ, मनमोहन सिंह को 21 साल बाद माफी क्यों मांगनी पड़ी, क्यों उसको राहुल गांधी फैक्चुअली फिर पोस्ट करे ना, सबके सामने बोले विदेशी धरती पर कि क्या हुआ था हमारे समय में यूपीए के सरकार में। वही प्रॉब्लम है। गांधी हो या लाल, ये फैक्चुअली ठीक हो ही नहीं सकते। राहुल दोनों वही बातें करेंगे। मैं वही तो कह रहा हूं, फैक्चुअली बहुत दूर है। कल से होते हुए बस आज पर आता हूं, 10 सेकंड कल के लिए और दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में हिंदुस्तान में बड़ी दिक्कत है, हम पूरी फाइल लेकर जाते हैं, वहां पर एक्नॉलेज नहीं होती। एक प्यू रिसर्च जो है एजेंसी है जिसने इस दुनिया के 31 बड़ी लोकतांत्रिक देशों का जो है डेमोक्रेसी सर्वे किया, उसमें हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे था। 77% लोग यहां पर खुश हैं। वो मानते हैं कि यहां पर संविधान, लोकतंत्र, किसी पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, और वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स से भी हम ऊपर हैं। वो भी फैक्ट चेक बीच में में नहीं, एक सेकंड राहुल लाल, बीच में नहीं रुकिए, बीच में नहीं राहुल लाल जी, बीच में नहीं। अब नहीं, बीच में। प्लीज ठीक है, शिवम बोलिए। दिस इज रॉन्ग। शिवम बोलिए। अब आ जाते हैं सिखों पर। हाँ। अब आ जाते हैं सिखों पर। मेरे देश के प्रधानमंत्री हिंदू होते हुए जब भी कोई सिख त्योहार होता है, खुद सबसे पहले जो है टर्बन पहनकर, जो है पगड़ी पहनकर जाते हैं गुरुद्वारे में। हम जब गुरुद्वारे के बाहर से, मैं कहता हूं आप भी, शायद मैं भी, आप भी, जब भी कोई गुरुद्वारे के बाहर से निकलता है हाथ जोड़कर जाता है। ये हमारी साझी विरासत है। यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है भाई, यहाँ कोई भी पगड़ी पहन सकता है और खुशी से रह सकता है। सिखों को रही बात सिखों पर अत्याचार की, तो बस इस देश में, हिंदुस्तान में पगड़ी देखकर जो है भिंडरा वाले का समर्थक कौन किसको कहता है, भिंडरा वाले का समर्थक कौन किसको कहता है, भिंडरा वाले को सपोर्ट करने वाले के आरोप, भिंडरा वाले को सपोर्ट करने के आरोप किस पर लगते हैं, किसको लगते हैं, किसके ऊपर लगते हैं? भिंडरा वाले को सपोर्ट करने के आरोप किस पर लगते हैं, ये बताइए मुझे। अब क्या सरकार में बैठा है, जांच एजेंसी रखने वाले। एक सेकंड राहुल लाल जी, बात सुनिए। ये लोकतंत्र कैसा है ना विपिन जी, मैं एक और उदाहरण देती हूँ, सुनिए एक सेकंड मेरी बात। नहीं, आप रुकिए विपिन जी, ये लोकतंत्र कैसा है और कितना खूबसूरत है, इसका मैं उदाहरण देती हूँ। वो व्यक्ति जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, इसी लोकतंत्र के चुनावी माहौल में जीत कर आता है और संसद में बैठता है। यह है हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती, और इसी लोकतंत्र को खत्म करने की बात और एक नैरेटिव सेट करने की बात कोशिश करते हैं राहुल गांधी विदेशी धरती पर। क्यों नहीं बात करते फिर इनके बारे में? आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, बड़े विश्वास और जिम्मेदारी से मैं एक बात बोलूंगा बतौर पत्रकार, कि अगर पूरे विश्व में कोई मुल्क है जहां पर समाज का कोई भी तबका महफूज, सुरक्षित है, वो मेरा महान देश हिंदुस्तान है। और मुझे बड़ा नाज होता है। और सबसे बड़ी बात है, भूलना नहीं चाहिए कि हम ये एक तरफ आगे हमारे कदम बढ़ने चाहिए, उधर से हम बांटने की बात करें, तो क्या ये डेंजरस बात नहीं है? क्या ये खतरनाक? एक मिनट राहुल जी, अभी आपने बोला था, राहुल जी मैं बड़े सम्मान पूर्वक बोलूंगा, आप बीच में ना, पहले विचार मेरे जाने दीजिए, एक मिनट बस, मैं आग्रह करूंगा। देखिए, क्यों मैं गलत बोल रहा हूं कि हम तो ये मानते हैं, मैं अभी पटियाला 6-7 महीने था, मैं वहां पर गुरुद्वारा साहिब जाता था, दुख निवारण, कभी कोई किसी तरह की चिंता हो या वो जो मान्यता है, फतेहगढ़ साहिब गया। और यहां पर आप देखिए, आपने जो बात करी, कितना हिंदुस्तान में तो हमारी जो सभ्यता है या धार्मिक भावना है,
उसकी तो मिसाल दी जाती है। और एक मिनट गौरक्षकों को न्याय करने के लिए आपने दे दिया। आप बात तो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में देखा फेक देखिए लय बिगाड़ते हैं आप ऐसे। अपराधियों को किसी का मुखौटा मत पहनाइए, अपराधियों को किसी का मुखौटा मत पहनाइए, अपराधियों को किसी का मुखौटा मत पहनाइए। ठीक है, बीच में सर समय नहीं है ना उतना, प्लीज रिकॉर्ड बोला है। ठीक है, हम बीच में आपने आग्रह ठीक है, जल्दी जल्दी से हरनाम जी के पास भी मुझे जाना है, जल्दी से सर 10 सेकंड में खत्म करें, 10 सेकंड में सर प्लीज। हाँ, मैं देखिए सबसे बड़ी बात बोलूंगा, और ये भी बात बड़े विश्वास से बोल रहा हूं, हमारे सिख भाई जो हैं वो बड़े सक्षम है, कॉम्पिटेंट है। अगर हम उनके बारे में बोले उनको डर लग रहा है तो हम ये ऐसे तो आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। ऐसे तो कांग्रेस का नेता, एक मिनट अब सुनिए, सुनने का वादा रखिए। अगर कांग्रेस का नेता कोई बयान करता है तो आप बोलते हैं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व का ये प्रतिक्रिया नहीं है, तब आप बोलते हैं पल्ला झाड़ देते हैं, बोलते हैं उनका निजी विचार था, निजी विचार था। डॉक्टर विवेक किसान देश का अन्नदाता है, ठीक है, उसको हम नमन करते हैं। समय थोड़ा थोड़ा सा कम है। विवेक जी जल्दी से आपसे प्रतिक्रिया लूंगी, फिर हरनाम जी आपके पास, शिवम आपके पास आती हूँ, जल्दी से विवेक। पूर्णिमा जी मैं केवल 1 मिनट लूंगा, पहले मैं आ जाता हूँ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी। देखो एक इकोनॉमिस्ट मैं भी हूँ, इकोनॉमिक्स को समझता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स। देखिए अभी बात हो रही थी कि जो है कि देखिए आप वर्ल्ड बैंक के डेटा को मानेंगे, आप IMF के डेटा को मांगेंगे, तो यहाँ पे 7% की ग्रोथ रेट जो है दिखा रहा है भारत के लिए। और अगर आप यूएसए को देखो, यूके के देखो, जापान को देखो, चाइना के देखो, 2-3-4% के आसपास है। फॉरेक्स हमारा $650 बिलियन है। फॉरेन ट्रेड हमारा जो है 3 महीने में $200 बिलियन किया है। GST जो है 2 लाख के ऊपर आ रही है, रैंकिंग भारत की अच्छी है। तो देखिए अगर इसको आप देखेंगे ना तो आप समझेंगे कि डेटा क्या है। सही बात मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं आता हूँ राजनीति वाले मुद्दे पे। देखिए मुझे यह समस्या नहीं है कि राहुल गांधी को पता नहीं है, मुझे समस्या इस बात से है कि राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं पता है। क्योंकि अगर आपको देश के बारे में पता होगा तो आप ऐसी भाषा खास करके विदेश में आप नहीं बोलेंगे। देखिए राजनीति करना ठीक है और मैं मानता हूँ कि राजनीति करना अच्छी बात है, एक राजनीति को करना चाहिए, लेकिन तथ्य तो ठीक रखना चाहिए। आपने जो है आरएसएस के बारे में जो है उसको समझ ही नहीं, बिल्कुल आपने गलत कहा। आपने चुनाव को लेकर जो बात की, निष्पक्षता को लेकर कहा, आपने बिल्कुल गलत कहा। आपने आरक्षण के लिए जो जवाब दिया, बिल्कुल गलत जवाब दिया। आपने पगड़ी का जवाब दिया, देखो पगड़ी का हो, तिलक हो, टोपी हो, सबका आपको सम्मान है, आपने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। आपने जो कहा बिजनेस में जुडिशरी में जो है परसेंटेज कम है, आपने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। आप हर जगह पे गलत जवाब देते हो। अगर आप एक अच्छे राजनीतिक बनना चाहते हो तो प्रधानमंत्री कहता है कि भारत में जन्म लेना दुर्भाग्यपूर्ण था, प्रधानमंत्री कहता है भारत में जन्म लेना दुर्भाग्यपूर्ण था, तो वो बयान सही था। प्रधानमंत्री बोले कि किसके कार्यकाल में हुए, मनमोहन सिंह ने माफी मांगी। ठीक है, बाकी लोगों का समय मत लीजिए, बाकी लोगों का समय। राहुल लाल जी, विपिन जी प्लीज होल्ड योर थॉट्स, क्योंकि बाकी लोगों के पास भी समय अंतिम का 1-1 मिनट बचा है, प्लीज उसको मत लीजिए। हरनाम जी आपके पास आते हुए मैं बार बार इस बात का जिक्र करती हूँ कि राहुल गांधी के बोलने में समस्या नहीं है, लेकिन जो वो बोलते हैं वो फैक्चुअली कितना राइट है वो, और साथ में कहां पर बोलते हैं ये राहुल गांधी कभी तो समझेंगे ना। अब तो नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, परिपक्वता के आप लोग उदाहरण देते हैं, राहुल गांधी के बड़े खुश भी होते हैं, तो थोड़ा तो उसको सेंसिटाइज करना पड़ेगा ना राहुल गांधी को। 1 मिनट का टाइमर रखेंगे हरनाम जी के लिए। देखिए नेता प्रतिपक्ष का काम कोई सरकार की चाटुकारिता करना और सरकार के बड़ाई करने का काम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का काम है कि देश में जो सही मायनों में भी व्यवस्था है, देश में अगर बेरोजगारी है उस पर बात करना गुनाह है तो ये गुनाह है। अगर देश में महंगाई की बात रखना गुनाह है, देश में आज माइनॉरिटीज के साथ जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, देश में जिस तरीके से एट्रोसिटीज बढ़ रही है, देश में जिस तरीके से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक धर्म का राष्ट्र बनाने की बात प्रधानमंत्री मंच पर कह रहे हैं और बाहर जाकर बुद्ध की धरती को बताते हैं और इस देश की धरती पर आकर कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो इससे हमें समस्या है। क्योंकि इस देश का संविधान सेकुलरिज्म को विश्वास करता है, समाजवाद में विश्वास करता है, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी पंथों का, सभी भाषा बोलने वालों का। तो आपके हिसाब से राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो सब कुछ कहा, जो देश में स्थितियां हैं उन्हीं का जिक्र किया, कुछ गलत नहीं कहा। ठीक है, जल्दी से शिवम त्यागी क्लोजिंग कमेंट आपसे लेती हूँ बस जोड़ते हुए, क्योंकि आज सुशील कुमार शिंदे की तरफ से एक बयान आया कश्मीर के पर्सपेक्टिव में, और मैं उसी का उदाहरण लेकर आगे बढ़ती हूं, क्योंकि कश्मीर हो या बाकी पूरा देश हो, राहुल गांधी के सेंटिमेंट सिमिलर नजर आते हैं कि बीजेपी कैसे एंटी इंडिया काम कर रही है।
राहुल गांधी हो या राहुल गांधी के प्रवक्ता, हर समय इनका काम सिर्फ झूठ बोलना और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाना रह गया है। उनके प्रवक्ता ने अभी अभी बैठे बैठे कह दिया कि भारत से बाहर जाकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बुद्ध का देश है और हिंदुस्तान में आकर कहते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। कभी नहीं कहा, झूठ बोल रहे हैं। इनको प्रॉब्लम है इंडियन लीगल सिस्टम से, इनका सवाल इंडियन लीगल सिस्टम पे है। ये सवाल उठाते हैं सनातन पर, ये सवाल उठाते हैं सेना पर, ये सवाल उठाते हैं देश के वोटर पर, ये सवाल उठाते हैं चुनाव आयोग पर, ये सवाल उठाते हैं इस देश की संप्रभुता पर, ये सवाल उठाते हैं इस देश के कोर्ट्स पर। आखिरकार इतनी डिससैटिस्फैक्शन क्यों है आपको? मैं मानता हूं इसी देश ने आपको 58 साल तक आपके खानदान को जो है प्रधानमंत्री बनाने का मौका दिया। अगर आज आप 10 साल में बाहर हैं तो इतना फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकुलेट ऑपोजिशन का रोल प्ले कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्रिटिसाइज कीजिए। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह कि जब आप आज देश की बात करते हैं, आज की देश की परिस्थितियों की बात करते हैं, तो यह भी बताइए कि जब आपकी सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, उस दौरान देश में आपने इन स्थितियों को बदलने की कोशिश क्यों नहीं की? देश को बेहतर करने की कोशिश क्यों नहीं की? और सिर्फ इन 10 सालों पर ठीकरा फोड़ना बंद करिए।